Good morning class. Welcome to my official YouTube channel Easy Learning. Myself Amit Tripathi. Once again you are welcome in my class. Guys, today is the gravitation second lecture. In first lecture we will study about the gravitations, universal law of gravitations, formula and some important numericals. Guys, today we are going to discuss Kepler's law of planetary motions and Newton's inverse square rule. Okay, first topic is Kepler's law of planetary motions. Guys, जॉन्स केपलर्स इन्होंने ये बताया कि जो आपके प्लैनेट्स हैं वो प्लैनेट्स उस सोलर सिस्टम में मींस अराउंड द सन कैसे मूव करते हैं, जिस पाथ पे मूव करते हैं वो पाथ कैसा होगा, उनका टाइम पीरियड क्या होगा। ठीक है, इनके ला से पहले आप जो जानते थे वो ये जानते थे कि जो आपके प्लैनेट्स होते हैं वो सन के सराउंडिंग्स मूव करते हैं, मींस सन के चारों तरफ मूव करते हैं, लेकिन वो मूव करते हैं, रोटेट कर रहे हैं, तो उनका पाथ क्या होगा, किस पाथ में वो मूव करेंगे, वो सर्कुलर पाथ होगा या कोई और शेप का पाथ होगा, ये हम नहीं जानते थे। तो इन सब के जो पहले के एस्ट्रोनॉमर्स थे उनके डाटा के स्टडी करने के बाद सर जॉन्स केपलर्स ने 3 रूल दिया और वो तीनों रूल्स बहुत ही इम्पोर्टेंट थे। ठीक है, तो आइए देखते हैं व्हाट इज़ द फर्स्ट लॉ ऑफ केपलर्स प्लैनेटरी मोशंस। फर्स्ट लॉ, फर्स्ट लॉ आपका जो था इसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ ऑर्बिट। मीन्स केपलर्स ने इस लॉ में ये बताया कि आपके जो प्लैनेट्स होते हैं वो प्लैनेट्स सन के अराउंड तो मूव कर रहे हैं, लेकिन उनका जो मोशन का पाथ होगा वो पाथ सर्कुलर नहीं होगा, वो पाथ जो होगा वो इलेप्ट्रिकल शेप का होगा। गाइस, सर्कुलर शेप और इलेप्ट्रिकल शेप का क्या मतलब है? सर्कुलर का मीन्स सर्कल, ओके, मीन्स एग्जैक्ट सर्कल नहीं होता है, वो आपका होता है इलेप्ट्रिकल शेप का। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो ये आता है कि एलिप्स और सर्कल में डिफरेंस क्या है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। ये आपकी सर्किल है, सबसे बेसिक डिफरेंस, और सर्किल का अगर ये सेंटर पॉइंट है, ठीक है, इस सेंटर पॉइंट से सर्कल के सरकमफेरेंस पे आप किसी भी पॉइंट की डिस्टेंस मेजरमेंट करेंगे वो डिस्टेंस हमेशा क्या होगी? इक्वल होगी। मीन्स अगर ये डिस्टेंस हम r कंसिडर करें तो ये भी r होगा, ये भी r होगा और ये भी r होगा। ठीक है, ईच एंड एवरी पॉइंट सिचुएटेड ऑन द सर्कमफेरेंस द डिस्टेंस ऑफ दैट पॉइंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल इज ऑलवेज इक्वल। मीन्स किसी भी पॉइंट का आप सर्कमफेरेंस से डिस्टेंस सेंटर से मेजरमेंट करेंगे तो वो डिस्टेंस आपकी ऑलवेज इक्वल होगी। ठीक है, बट इन केस ऑफ एलिप्स, in case of ellipse, अगर ये इसका सेंटर पॉइंट हम माने तो एलिप्स के सेंटर पॉइंट से इसके सरकमफेरेंस की जो डिस्टेंस होगी वो क्या होगी? वेरी करेगी। आप देख रहे होंगे ये डिस्टेंस बराबर नहीं है, इसके और इसके बीच की डिस्टेंस, ये दोनों डिस्टेंस नहीं बराबर है, ये दोनों डिस्टेंस नहीं बराबर है, ना ही ये इक्वल है और ना ही ये इक्वल है। मीन्स ये आपका क्या होगा? एलिप्स होगा। ठीक है, अब और एक इम्पॉर्टेंट बात, इस एलिप्स के अंदर कुछ और बातें होंगी जिसको आपको जानना जरूरी है। ये जो आपका हॉरिजॉन्टल लाइन होगा, ठीक है, इस हॉरिजॉन्टल लाइन को बोलते हैं मेजर एक्सिस। क्या बोलते हैं? मेजर एक्सिस। और जो वर्टिकल लाइन होती है इस वर्टिकल लाइन को बोलते हैं माइनर एक्सिस। ठीक है, इस सेंटर पॉइंट के मींस मेजर एक्सिस पे, मींस इस हॉरिजॉन्टल लाइन पे आपके 2 सेंटर पॉइंट होते हैं, उस सेंटर पॉइंट को बोलते हैं फोकस ऑफ द एलिप्स। कितने सेंटर पॉइंट होते हैं? 2। ठीक है,
ये एक सेंटर पॉइंट होगा और ये आपका दूसरा सेंटर पॉइंट होगा, ये आपका फर्स्ट फोकस होगा, ये आपका सेकंड फोकस होगा। गाइस सिर्फ अभी आपको यहाँ पे इतना जानना है कि आपका एलिप्स होता क्या है और एलिप्स में मेजर एक्सिस, माइनर एक्सिस और फोकस कितने होते हैं। बाकी इसकी डिटेल स्टडी आप क्लास 11th की मैथमेटिक्स में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये आपका है एलिप्स। अब हम आते हैं अपने लॉ पे, फर्स्ट लॉ पे। केपलर साहब ने ये बताया कि जो आपके प्लैनेट्स होते हैं वो प्लैनेट्स सन के अराउंड मूव करते हैं, सन के चारों तरफ मूव करते हैं, और जिस आर्बिट में वो मूव करते हैं उस आर्बिट का जो शेप होता है वो होता है इलिप्टिकल शेप का, ठीक है। और आपका जो सन होता है वो सन इन दोनों फोकस में से किसी एक फोकस पे होगा, किसी एक फोकस पे होगा, आइदर दिस फोकस और दिस फोकस, दोनों में से किसी एक फोकस पे हो सकता है, ठीक है। तो आइए देखते हैं फिगर से। अब हम अपने सपोज दिस इज सन, इट इज सन, this is the sun and planets moves around the sun in an elliptical orbit here, this is the planet, okay। ये आपका किसी एक फोकस पे आपका सन है और इस सन के अराउंड आपका प्लैनेट्स मूव कर रहा है, ठीक है। और आपका जो फर्स्ट लॉ था, फर्स्ट लॉ ये बताया कि आपका प्लैनेट ऑर्बिट में मूव करता है तो उस ऑर्बिट का शेप क्या होगा, इसी वजह से इसको बोलते हैं लॉ ऑफ ऑर्बिट, लॉ ऑफ ऑर्बिट, ओके। ये तो आपका था फर्स्ट रूल। गाइस अब हम बात करते हैं सेकेंड रूल की। व्हाट इज द सेकेंड रूल? सेकेंड लॉ, सेकेंड लॉ की अगर हम बात करें, अगर हम ये सपोज करें कि आपके किसी टाइम टी पर आपके प्लैनेट्स की जो पोजीशन है वो क्या है, ए है, ठीक। और आफ्टर इंटरवल ऑफ टाइम t1 पोजीशन क्या हो गई, बी, ठीक है। अगर हम इस पॉइंट को, इस प्लैनेट्स को सन से लाइन से ज्वाइन करें और प्लैनेट्स को यहाँ सन से हम ज्वाइन करें, ठीक है। और ये सपोज करें कि किसी एक इंटरवल ऑफ टाइम पे आपके प्लैनेट्स की जो पोजीशन है वो है सी। अगर हम इसको सपोज करें एस, ठीक है, और आफ्टर t2 इंटरवल ऑफ टाइम आपके प्लैनेट्स की जो पोजीशन है वो है डी, ठीक। इस सी को यहाँ से मिलाते हैं और इसको यहाँ से मिलाते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं एरिया A1 एंड एरिया A2, विच एरिया इज ग्रेटर, अगर इन दोनों में बात करूं तो इन दोनों में से कौन सा एरिया आपका ज़्यादा है, A1 या A2? आई थिंक आपका आंसर होगा A1। क्लियर? ओके। बट आपको ये पता है जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है दिस इज इक्वल टू G m1 m2 अपान r स्क्वायर। r स्क्वायर मीन्स क्या, डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट, उसके स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगर आपका प्लैनेट्स यहाँ पे होगा, ठीक है, प्लैनेट्स यहाँ पे होगा तो उस टाइम पे आपका जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा वो क्या होगा, डिस्टेंस मैक्सिमम है
डिस्टेंस मैक्सिमम है तो आपका ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा, लेस होगा। और यहाँ पे डिस्टेंस क्या है, लेस है इन कंपेरिजन टू दिस, तो यहाँ पे फोर्स क्या होगा, ग्रेटर होगा। अब देखिए, अगर हम ये सपोज करें ये आपका सन है और ये आपका प्लैनेट्स है, ठीक है, दिस इज योर प्लैनेट्स एंड दिस इज योर सन। तो ये सन से जब दूर होगा आपका प्लैनेट्स, जब सन से दूर होगा तो ये कैसे मूव करेगा, सन से दूर होगा तो इसकी स्पीड स्लो होगी, बट जैसे ये सन के पास आएगा इसकी स्पीड बढ़ जाएगी, ठीक है, ये ऐसे आएगा, ऐसे। वहीं सन से दूर हुआ तो स्पीड कम, सन के पास आया तो स्पीड ग्रेटर हो गई, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि आपका ग्रेविटेशनल फोर्स जब सन के पास में आपका प्लैनेट्स होगा तो वहाँ पे मैक्सिमम ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, और जब सन से दूर होगा तो वहाँ पे आपका ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा, इन कंपेरिजन टू दिस लेस होगा, ठीक है। तो जब लेस होगा तो उसकी वेलोसिटी भी, उसकी स्पीड भी क्या होगी, चेंज होगी। मीन्स आपका प्लैनेट्स जो होगा वो प्लैनेट्स आपका कांस्टेंट स्पीड से मूव नहीं करता है, मीन्स उसकी स्पीड चेंज होती रहती है, ओके। जिस इंटरवल ऑफ टाइम में, T1 टाइम इंटरवल ऑफ टाइम में इसने इतनी डिस्टेंस कवर की, ये एरिया कवर किया, उतने ही देर में ये क्या करेगा, यहाँ कहीं पहुँच जाएगा, क्लियर। मीन्स आपका ये एरिया हो जाएगा, फिर ये आगे पहुँचेगा तो इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, कम होती जाएगी, ठीक है। मीन्स अगर हम बात करें इस टोटल एरिया की, तो ये एरिया इस एरिया के क्या होगा, इक्विवेलेंट होगा। मीन्स जो केपलर्स ने सेकेंड रूल वो डिफाइन किया, द लाइन ज्वाइनिंग द सन एंड द प्लैनेट्स स्वीप्स इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। मीन्स आपके सन और प्लैनेट्स को जो लाइन ज्वाइन करेगी, जो लाइन ज्वाइन करेगी वो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल एरिया को कवर करेगा, ठीक है। मीन्स इसकी एरियल स्पीड जो होती है वो क्या होती है, कांस्टेंट होती है, क्लियर। वंस अगेन आई रिपीट द स्टेटमेंट ऑफ सेकेंड रूल, द लाइन ज्वाइनिंग द सन एंड द प्लैनेट्स विल कवर इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ओके। इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होगा, स्पीड ऑफ planets does not constant। मीन्स आपका प्लैनेट्स का स्पीड क्या होता है, कांस्टेंट नहीं होता है, वो वेरी करता जाता है। किसमें से, जब आपका इलेक्ट्रिकल होगा, ये ध्यान रखिएगा, ये स्पीड आपकी कांस्टेंट तब होगी जब आपका ऑर्बिट का जो नेचर होगा वो क्या होगा, सर्कुलर होगा। अगर आपका सर्कुलर पाथ होगा तो उस सर्कुलर पाथ में आपके जो प्लैनेट्स की स्पीड होगी वो क्या होगी, कांस्टेंट होगी, क्लियर। थर्ड वन आपका जो है वो आपका, इसको लॉ ऑफ टाइम पीरियड भी बोलते हैं। मीन्स आपका जो प्लैनेट्स है वो एक रिवोल्यूशन, मीन्स एक कंप्लीट चक्कर पूरा करने में कितना टाइम लेगा और वो किसके इक्विवेलेंट होगा। मीन्स आपका प्लैनेट्स यहाँ से मूव करना स्टार्ट किया, प्लैनेट्स मूव करना स्टार्ट किया, फिर आके यहाँ पहुँच गया अपनी पोजीशन पे, तो ये एक पूरा कंप्लीट राउंड सन का लगाने में कितना टाइम लेगा, इसका क्या रिलेशन होगा वो केपलर्स ने अपने थर्ड रूल में दिया, ठीक है। थर्ड रूल इज द क्यूब ऑफ मीन ऑफ द डिस्टेंस between sun and the planets is directly proportional to the square of the time period of the revolution of the planets around the sun, okay. Once again I repeat the statement, the cube of the mean distance between sun and the planets is directly proportional to the square of the time period of रिवोल्यूशन ऑफ प्लैनेट्स अराउंड द सन। अगर हम ये सपोज करें कि आपका जो सन है उसका एक कंप्लीट रिवोल्यूशन t टाइम में कंप्लीट होता है अराउंड द सन, तो टाइम पीरियड का स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू
क्यूब ऑफ द डिस्टेंस, मीन डिस्टेंस बिटवीन सन एंड द प्लैनेट्स। अगर इसके और इस प्लैनेट्स के बीच की डिस्टेंस को हम सपोज करें ये r है, तो ये हो जाएगा r क्यूब। क्लियर? और यहाँ से आप निकाल सकते हैं टी स्क्वायर इज इक्वल टू कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाई r क्यूब। ठीक है? न्यूटन्स ने इन्वर्स स्क्वायर रूल मीन्स मोशंस ऑफ प्लैनेट्स को डिफाइन करने के लिए, ग्रेविटेशनल फोर्स को डिफाइन करने के लिए उन्होंने केपलर्स के थर्ड रूल का यूज़ किया। ठीक है? और थर्ड रूल को यूज़ किया वो था आपका न्यूटन्स इन्वर्स स्क्वायर लॉ। ठीक है? तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, न्यूटन्स इन्वर्स स्क्वायर लॉ। क्लियर? न्यूटन्स इन्वर्स स्क्वायर रूल। नेक्स्ट टॉपिक इज न्यूटन्स इन्वर्स स्क्वायर रूल। न्यूटन्स इन्वर्स स्क्वायर रूल का स्टेटमेंट न्यूटन ने अपने ही लॉ जो आपने पढ़ रखा है, न्यूटन्स यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ, उसके सेकेंड पार्ट से लिया। तो सबसे पहले हम ये डिस्कस करते हैं, आपको ये बता देते हैं, एक बार रिमाइंड करवा देते हैं कि व्हाट इज द यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ। दैट इज द स्टेटमेंट ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ, every object will attract to another object by a force which is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of the distance between them। Means second जो आप use कर रहे हैं, square of the distance between them, that is the Newton's inverse square rule। Means what is the statement of Newton's inverse square rule? The statement is the force between two objects is inversely proportional to the square of the distance between them। This is called inverse square rule। ओके? अगर हम ये सपोज करें कोई दो ऑब्जेक्ट है, उनके बीच की डिस्टेंस r है और उस पर जो फोर्स अप्लाई हो रहा है वो F है, तो F इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपान में r स्क्वायर। दिस इज द इन्वर्स स्क्वायर रूल। ओके? आइए हम अब प्रूफ करते हैं इसको विद द हेल्प ऑफ केपलर्स थर्ड लॉ। ठीक है? तो इस लॉ को प्रूफ करने के लिए एक इंपॉर्टेंट एजम्पशन है। इंपॉर्टेंट एजम्पशन ये है कि वी सपोज द प्लैनेट्स विल मूव अराउंड द सन इन ए सर्कुलर ऑर्बिट। आपका जो प्लैनेट्स है वो सन के अराउंड मूव कर रहा है, बट वो ऑर्बिट कैसी होगी? सर्कुलर होगी। जस्ट दिस इज योर सन, दिस इज सन एंड दिस इज सर्कुलर ऑर्बिट in which planets move। We suppose a planets of mass small m will move with uniform velocity v। Okay? The distance between sun and the planets is small r। Clear? एक आपका हमने सपोज किया प्लैनेट्स, वो प्लैनेट्स आपका सर्कुलर मोशन में है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में है, उसकी स्पीड क्या है? v है, और उसके सन से जो डिस्टेंस है वो क्या है? r है। क्लियर? गाइस, आपको ये कंफर्म होगा कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में है तो उस पर एक फोर्स अप्लाई होता है टुवर्ड्स द सेंटर। दैट फोर्स इज नोन एज द सेंट्रीपिटल फोर्स। Clear? And this force will defined as F is equal to m v square upon में r। This is equation number 1। Okay? We suppose the planets will take the time capital T to complete the one revolution around the sun। Means एक चक्कर आपका ये प्लैनेट्स पूरा करने में टाइम कितना ले रहा है? कैपिटल टी।
क्लियर? इफ T is time period of the planets to complete one revolution around sun, then speed v is equal to distance upon time, that is distance upon time. What is the distance guys? एक कंप्लीट चक्कर ये कंप्लीट कर रहा है आपका प्लैनेट्स, तो टोटल डिस्टेंस का कितना कवर करेगा? दैट डिस्टेंस इज इक्वल टू द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्किल। इस सर्कमफेरेंस जो आपके सर्किल का सर्कमफेरेंस होगा उसके इक्विवेलेंट वो डिस्टेंस कवर करेगा। मीन्स दिस इज इक्वल टू द सर्कमफेरेंस एंड दैट इज 2 पाई r अपान में कैपिटल T। दिस इज द वैल्यू ऑफ v। पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर, put this value in equation 1, we get f is equal to m अपान में r, वैल्यू ऑफ v इज 2 पाई r अपान में t, 2 पाई r अपान t। क्लियर? और इसका क्या है? स्क्वायर। वैल्यू आप फाइंड आउट करेंगे m अपान में r 4 पाई स्क्वायर r स्क्वायर अपान में t स्क्वायर। क्लियर? ये r से r आप एक कैंसिल आउट करिए, तो दिस इज इक्वल टू द m 4 पाई स्क्वायर r अपान t स्क्वायर। क्लियर? अकॉर्डिंग टू केपलर्स थर्ड लॉ क्या है? द स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ द प्लैनेट्स अराउंड द सन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द मीन ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन सन एंड द प्लैनेट्स। मीन्स आपका जो टाइम पीरियड होगा वो प्रोपोर्शनल होगा किसके? r क्यूब के। ठीक है? यहाँ से आप वैल्यू t स्क्वायर की फाइंड आउट करेंगे, दिस इज इक्वल टू k r क्यूब। क्लियर? ये वैल्यू अब आप इसमें पुट कर दीजिए, दिस इज इक्वल टू, पुट दिस वैल्यू इन above equation, we get f is equal to m 4 pi square r अपान के आर क्यूब। ये के आर कांस्टेंट है, तो यहाँ से देखिए r से पावर 3 कैंसिल आउट होगी, हो जाएगा क्या? r स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर m अपान के इंटू 1 अपान में r स्क्वायर। गाइस ध्यान से देखिए इस वैल्यू में 4 आपका कांस्टेंट है, पाई स्क्वायर आपका कांस्टेंट होगा, m मास ऑफ प्लैनेट्स वेरी नहीं करेगा, k आपका क्या है? प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। तो मीन्स ये होल टर्म विल becomes as a constant, that means f is equal to constant multiplied by 1 अपान में r स्क्वायर। और आप इसको कंक्लूड करेंगे तो कंक्लूजन में आपको क्या मिलेगा? f is proportional to 1 अपान में r स्क्वायर। दिस इज द इनवर्स स्क्वायर रूल ऑफ न्यूटन्स। ओके, क्लियर है? तो ये था आपका प्रूफ ऑफ न्यूटन्स इनवर्स स्क्वायर रूल। क्लियर गाइस? ओके, नेक्स्ट
वीडियो में अब हम मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। ओके, थैंक यू गाइस।